Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start our new chapter of biology series of class 12th जो कि है हमारा that is a reproduction in organism. ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमने अपनी बायोलॉजी सीरीज में क्लास 11th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और क्लास 12th में सिर्फ अब हमारी 2 यूनिट्स रहती हैं जो कि पहली यूनिट है दैट इज अ यूनिट 6 reproduction unit and the unit 8 that is a microbes in human welfare wali unit. If you have any doubt on any topic you can message me on telegram as well as you can message me on YouTube as well. If your doubt was genuine then I will make a video on that doubt also. टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे आपको, तो आप वहां जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं. इसके अलावा अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं दैट इज अ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ये जो चैप्टर है ये एक इसमें ना सारा क्लास 11th का गिवन है, एज सच इसमें कुछ नया नहीं है और ये चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा छोटा भी है तो ये जल्दी कवर हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं दैट इज अ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो अगर यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो पहला आता है व्हाट इज अ लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, वो टाइम पीरियड जो बर्थ से लेके डेथ तक चले. ठीक है, जैसे इंसान का जन्म होता है और जब इंसान की डेथ हो जाती है उस बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं. ठीक है, अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन हमारी ये है द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेके मृत्यु तक के समय को हम लाइफ स्पैन कहते हैं. ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हर ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी लाइफ होती है अपने अपने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ठीक है, अगर वही हम बात करें बहुत सारे ऐसे लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो साइज पे डिपेंड नहीं करते. किस पे डिपेंड नहीं करते, साइज पे डिपेंड नहीं करते. अगर हम साइज और क्रो और पैरेट का देखें, ठीक है, अगर हम क्रो और पैरेट की बात करते हैं तो जो क्रो होता है एंड पैरेट होता है उन दोनों के साइज में बहुत ज्यादा अंतर है. ठीक है, क्रो जो है लेकिन सिर्फ 15 साल तक रहता है, वेयर एज अगर हम बात करें पैरेट की तो पैरेट हमारा 140 साल तक रहता है. ठीक है, अगर वही हम बात करें एलिफेंट की, ठीक है, तो एलिफेंट कितना बड़ा एनिमल होता है लेकिन वो तो सिर्फ 60 to 65 ईयर्स तक ही रहता है. ठीक है, वेयर एज अगर हम पैरेट की बात करें तो जो पैरेट होता है वो एलिफेंट के कंपैरिजन में कितना छोटा है लेकिन उसकी लाइफ कितनी है दैट इज 140 ईयर. ठीक है, वेयर एज अगर हम मैंगो ट्री और पीपल ट्री की बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि मैंगो ट्री जो है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू पीपल ट्री. ठीक है, तुमने कभी मैंगो ट्री देखा होगा, मैंगो ट्री भी बड़ा होता है. ठीक है, अगर हम पीपल ट्री के कंपैरिजन में देखें तो हमारा जो पीपल का पेड़ होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है. तो जो पीपल का पेड़ होता है उसकी लाइफ होती है दैट इज अबाउट 2000 ईयर. ठीक है, जबकि मैंगो ट्री की अगर हम बात करें तो मैंगो ट्री तो सिर्फ 100 से 200 साल तक होता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अ लाइफ स्पैन. इतना ही इस लाइफ स्पैन के बारे में लिखा हुआ है. एक और इसमें लाइन इंपॉर्टेंट है लाइफ स्पैन की, अगर हम बात करें कि वट एवर बी द लाइफ स्पैन, चाहे कैसा भी लाइफ स्पैन हो, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, सालों का हो, महीनों का हो, कितना भी लाइफ स्पैन हो, हर ऑर्गेनिज्म की डेथ होना कंपलसरी है, सर्टेनिटी है. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ ही ना हो. लेकिन ठीक है, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल रहे मतलब उसकी डेथ ही ना हो, लेकिन सिवाय एक ऑर्गेनिज्म की दैट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यहाँ पे कौन से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात की है, किसका एक्सेप्शन लिया गया, दैट इज अ अमीबा. ठीक है, अमीबा ऐसा होता है जिसकी डेथ नहीं होती है. ठीक है, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ होना कंपलसरी है. ठीक है, सो ये एनसीईआरटी में गिवन है. अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेते हैं किसकी क्या वैल्यूज. अगर हम एलिफेंट की बात करें तो ये होता है 60 to 65 ईयर. रोज प्लांट की बात करें दैट इज 10 ईयर तक रहता है. अगर डॉग की बात करें तो 22 से 25 ईयर. बटरफ्लाई 1 to 2 वीक दे रखी है. क्रो हमारा 15 दे रखा है. पैरेट हमारा 140 दे रखा है. काउ की बात करें तो सिर्फ 25 साल. ठीक है, 25 ईयर. बनाना ट्री की बात करें तो जो हमारा बनाना ट्री होता है वो भी हमारा 25 ईयर्स तक होता है. ठीक है, वेयर एज अगर क्रोकोडाइल की बात करें तो वो 60 ईयर्स तक रहता है. और अगर हॉर्स की बात करें तो हॉर्स भी हमारा 60 ईयर तक रहता है. दैट इज अ फ्रूट फ्लाई. इसके बारे में हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था. दैट इज अ डॉर्सोफिला. डॉर्सोफिला की लाइफ कितनी देखी थी वहां पे, दैट इज अ 2 वीक थी. 2 वीक माने 14 डेज. ठीक है, इसके बाद अगर हम राइस प्लांट्स की बात करें तो जो हमारा राइस प्लांट होता है वो तो सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए ही होता है.
ठीक है। टॉर्टाइज की लाइफ कितनी दे रखी है, 100 to 150 ईयर्स तक की, ठीक है। वेयर एज अगर हम बनियन ट्री की बात करें तो बनियन ट्री होता है हमारा 200 साल से 500 साल तक, ठीक है। इसके अलावा एक हमारा मे डे करके प्लांट भी होता है, मे डे प्लांट, उसकी जो लाइफ स्पेन होती है ना वो सिर्फ क्या होती है, दैट इज अ 1 डे, सिर्फ एक ही दिन का होता है, ठीक है। सो अगर हम रिप्रोडक्शन देखें, सो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म को यंग वंस को रिप्रोड्यूस करना हो, यंग वंस मतलब ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या देता है, दैट इज गिव राइज टू अ यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने से ही, अपने जैसा ही सिमिलर यंग वंस को राइज करता है, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और फिर ये जो ऑफस्प्रिंग है ये ग्रो करते हैं, मिच्योर करते हैं और दोबारा से प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग। ये जो साइकिल है ये चलती रहती है बर्थ की, ग्रोथ की और डेथ की, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब रिप्रोडक्शन ये अनेबल करता है कि स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन बनी रहे, ठीक है। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म ने किसी यंग वन को गिव राइज किया, फिर वो यंग वन बड़ा हुआ, मिच्योर हुआ, फिर उस यंग वन ने फिर एक और यंग वन को, तो इस तरीके से स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन हो रखी है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन चल रही है, ठीक है, ठीक है। वैसे ही हमने अगर चैप्टर 5 में, दैट इज अ प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है, इनहेरिटेंट होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने देखा इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें ऑर्गेनिज्म जो है यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ये जो साइकिल होती है बार बार चलती रहती है। सेकंड हमने जो पॉइंट देखा कि रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये अनेबल करता है कि स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हो रखा है अपने मैकेनिज्म के तरीके से, मल्टीप्लाई करता है और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर इसमें हम फैक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि ऑर्गेनिज्म का कैसा हैबिटेट है, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ही जैसे हैं, सारे ऑर्गेनिज्म में हमें डाइवर्सिटी लार्ज देखनी पड़ती है और हर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है अपने अपने मैकेनिज्म के थ्रू। तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि ऑर्गेनिज्म का कैसा हैबिटेट है, उसकी कैसी इंटरनल फिजियोलॉजी है, और इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके बेस पे, किसके बेस पे, रिप्रोडक्शन को किसके बेस पे डिवाइड किया है कि उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन है या फिर दो ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन है, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक एसेक्सुअल एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट प्रेजेंट होता है, जिसमें गैमीट की फॉर्मेशन होती है और नहीं भी होती है, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेयर एज अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें दो पेरेंट्स मिलते हैं और उसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमिट्स का, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी गैमीट की फॉर्मेशन होती है, फ्यूजन नहीं होता है, फ्यूजन तो सिर्फ हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल के अंदर गैमीट की फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो फॉर्मेशन होगी ही होगी, लेकिन साथ के साथ फ्यूजन भी होगा, फ्यूजन का मतलब मिलना, ठीक है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इस मेथड में क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल जो होता है वो इतना कैपेबल होता है कि वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं जो भी प्रोड्यूस होते हैं ये इतने ज्यादा आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, बिल्कुल सेम, कोई भी वेरिएशन नहीं होता, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है कि वो मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली भी बिल्कुल सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स से जो होते हैं दे आर नॉट, थोड़े बहुत भी डिफरेंट नहीं होते, बिल्कुल सेम होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी मतलब बाहर से भी और जेनेटिकली भी, ठीक है, कोई भी वेरिएशन नहीं होता। सो ये एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सेल डिवीजन दे रखी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इस अगर हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे ये दे रखी है, बडिंग दिखा रहा है ईस्ट के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या आ रहा है यहाँ पे, ये बडिंग हो रही है, बर्ड की फॉर्मेशन हो रही है, बडिंग कहाँ देखने को मिल रही है,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? दैट इज अ ईस्ट में। वेयर एज अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दैट इज अ बाइनरी फिजन हो रहा है। कहाँ देखने को मिल रहा है बाइनरी फिजन? अमीबा के अंदर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये जो डॉटर सेल्स होती है दे आर क्लोन टू ईच अदर, मतलब बिल्कुल सिमिलर होती है। ठीक है, ये पेरेंट बॉडी है, यहाँ से ये करके ऐसे करके बर्ड बन जाता है। ठीक है, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज वेरी कॉमन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? बहुत ज्यादा कॉमन होती है। वेयर एज अगर हम प्रोटिस्टा और मोनेरा की बात करें तो ऑर्गेनिज्म और पेरेंट जो सेल जो होती है वो आपस में क्या सेल जो होती है क्या होता है? डिवाइड कर जाती है और एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर देती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ सेल डिवीजन। ये भी एक तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अगर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि क्या करते हैं? बाइनरी फ्यूजन शो करते हैं, जहां पे क्या होता है एक जो सेल है वो डिवाइड करती है अपने आप को दो हाफ्स में। ये देखो ये सेल है यहाँ पे डिवाइड कर रही है अपने आप को दो हाफ्स में, और फिर वो दोनों के दोनों एडल्ट में ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि हमें देखने को मिला अमीबा में। दूसरा एग्जांपल है दैट इज अ पैरामीशियम। अगर हम बात करें ईस्ट की तो ईस्ट में क्या होता है? डिवीजन जो होती है दैट इज अ अनइक्वल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक छोटी डिवीजन हो रखी है, एक ये बड़ा डिवाइड हो रखा है। ठीक है, तो अनइक्वल डिवीजन हुई। तो ईस्ट में क्या होता है? डिवीजन इतनी अनइक्वल होती है कि एक स्मॉल बर्ड होता है जो कि अटैच बना रहता है पहले शुरुआती में। इनिशियली किससे अटैच होता है? पेरेंट के सेल के साथ। ठीक है, बाद में वो इवेंचुअली सेपरेट हो जाते हैं और फिर बाद में जाके जैसे जब सेपरेट हो जाएगा तो उसके बाद मैच्योर होगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। कौन सा ऑर्गेनिज्म बना लेगा? दैट इज अ ईस्ट ऑर्गेनिज्म। तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल होगा अमीबा और पैरामीशियम, और वेयर एज बडिंग का एग्जांपल हो गया दैट इज अ ईस्ट। अगर हम आगे बात करें तो बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं किंगडम फंजाई, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं सच एज एल्गी जो जिनके अंदर एक स्पेशल तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एक स्पेशल तरीके के एसेक्सुअल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज अ ज़ूस्पोर्स या फिर कोनिडिया। तो ये जो ज़ूस्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं? दैट दे आर मोटाइल स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं ज़ूस्पोर्स? दैट दे आर मोटाइल। दूसरे जो होते हैं दैट इज अ कोनिडिया। तो कोनिडिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? दैट इज कोनिडिया कहाँ देखने को मिलता है? ये जो कोनिडिया होता है दैट इज अ नॉन मोटाइल। अगर हम कोनिडिया की बात कर रहे हैं तो ये कैसा होता है? दैट इज अ नॉन मोटाइल। जस्ट अ सेकेंड, ये कोनिडिया जो होता है दैट इज अ नॉन मोटाइल। ठीक है, ये नॉन मोटाइल होता है। जस्ट अ सेकेंड, नॉन मोटाइल होता है और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, जो मोटाइल होंगे वही तो फ्लैजिलेटेड होंगे। तो ये ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं? दैट दे आर फ्लैजिलेटेड। ठीक है, ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो अगर हम ज़ूस्पोर की बात करें तो ज़ूस्पोर के अंदर ज़ूस्पोर का क्या एग्जांपल हो जाएगा? दैट इज अ एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये क्या है? एक एल्गी है ना, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, वेयर एज जो हमारा एक मिनट जो हमारा ये ज़ूस्पोर्स होते हैं ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? दैट दे आर एंडोजीनस। कैसे होते हैं? एंडोजीनस होते हैं। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ये अगर हम कोनिडिया की बात करें तो कोनिडिया कैसे होते हैं? दैट इज अ एक्सोजीनस। ठीक है, एक्सोजीनस के साथ साथ कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। कहाँ देखे जाते हैं? पेनिसिलियम के अंदर। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स कहाँ देखे जाते हैं? दैट इज इन हाइड्रा। और गैम्यूल्स कहाँ देखे जाते हैं? दैट इज इन अ स्पंज। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं जिसमें एसेक्सुअल टर्म जो है दैट इज अनएम्बिशियसली। इन प्लांट्स की अगर बात करें तो उनके अंदर हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है? रनर के फॉर्म में, राइजोम के फॉर्म में, सकर के फॉर्म में, ट्यूबर के फॉर्म में, ऑफसेट के फॉर्म में और बल्ब के फॉर्म में। तो ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्लांट का पार्ट होता है जो कि एक वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल की तरह बिहेव करेगा और इसके बाद एक नए ऑर्गेनिज्म को, एक नए प्लांट और एक नए ऑर्गेनिज्म को राइज करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? दैट दे ऑल आर कैपेबल टू गिव राइज अ न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। ठीक है, अगर हम वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स होते हैं। ठीक है,
सो अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, ठीक है, यहां देखते हैं, अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखते हैं, दैट इज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। इसमें जो प्लांट का पार्ट होता है ना, प्लांट का कोई भी पार्ट, ठीक है, वो बिहेव करता है कैसे, बिहेव एज अ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल, और क्या करता है, एक नए ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करता है, ठीक है, गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ठीक है। सो इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें, तो अगर इसमें आती है रूट्स, अगर रूट्स की वजह से हो रही है तो कौन कौन से प्लांट्स में देखने को मिलेंगी, दैट इज एस्पार्गस एंड डहेलिया। ये सारा 11th में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ एक रिवीजन हो रहा है, इसीलिए क्लास 12th का सबसे छोटा चैप्टर है। अगर हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें, ठीक है, अंडरग्राउंड किसके स्टेम की बात करें, तो स्टेम के अंदर क्या क्या होता है, दैट इज अ राइजोम। राइजोम कहाँ देखने को मिलता है, जिंजर और टर्मेरिक में, ठीक है, जिंजर, टर्मेरिक और बनाना में राइजोम देखने को मिलता है, दैट इज अ स्टेम, ठीक है। वेयर एज अगर हम कॉम की बात करें, कॉम क्या होता है, दैट इज अ कोलोकेशिया एंड जमीकंद, ठीक है। इसी जमीकंद को हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, दैट इज अ अमोर्फोफॉलस फेलिस। कॉम के बाद आता है दैट इज अ बल्ब। बल्ब अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है तो कहाँ शो कर लेगा, गार्लिक और अनियन में, ठीक है। बल्ब के बाद आता है दैट इज अ ट्यूबर। ट्यूबर कहाँ देखने को मिलता है, इन पोटैटो में, ठीक है। इसके बाद और भी तरीके के ब्रांचेस होते हैं जहां पे हमें देखने को मिलता है। सो अगर हम बात करें स्टोलन की, ठीक है, तो स्टोलन में क्या होता है, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, मिंट और जैस्मीन। कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी में लिखा है वही चीज बता रही हूँ। अगर हम शक्कर की बात करें, तो शक्कर कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज अ बनाना और क्राइसेंथियम, क्राइसेंथियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑफसेट की, तो ऑफसेट में क्या देखने को मिलता है, दैट इज अ पिस्टिया एंड आइकॉर्नियम, ठीक है, दैट इज अ आइकॉर्निया। इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ वाटर हायासिंथ, ठीक है। सो ये कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, इनको देख लेते हैं कि क्या क्या एनसीईआरटी के डायग्राम है। ये जो दे रखा है दैट इज अ जू स्पोर दे रखे हैं, किसके, क्लोमेडोमोनास के। ये कोनिडिया गिवन है, दैट इज ऑफ पेनिसिलियम। ये यहाँ पे बर्ड गिवन है हाइड्रा का, एंड दिस इज अ गैम्यूल्स इन स्पॉन्जेस। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे ट्यूबर्स दे रखे हैं, ठीक है, जो कि कहाँ देखने को मिलते हैं, पोटैटो में, ठीक है। ये राइजोम दे रखा है, राइजोम कहाँ देखने को मिलता है, अगर हम राइजोम की बात करें, कहाँ अभी हमने देखा था, जिंजर में। ये तो वैसे जिंजर का एग्जांपल दे रखा है, वैसे अगर हम राइजोम देखें तो बनाना, टर्मेरिक। ये जो है दैट इज अ लीफ बर्ड, सॉरी दिस इज अ अगेव, बल्बिल गिवन है, बल्बिब बिल किसका होता है, अगेव का। वेयर एज ये जो है दैट इज अ लीफ बर्ड, लीफ बर्ड के फॉर्म में दे रखा है क्या, ऑफ ब्रायोफिलम। और ये जो ऑफसेट दे रखा है दैट इज ऑफ आइकॉर्निया, ठीक है, जिसे हम वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आइकॉर्निया के बारे में दे रखा है, ठीक है, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दैट इज अ टेरर ऑफ बंगाल। ये जो हमारा वाटर हाइसिंथ था, ये एक एलियन एक्सोटिक स्पीशीज थी, ठीक है, जो कि इस तरीके से ग्रो हुई एक्वाटिक वीड की तरह, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही थी, ठीक है। किसकी वजह से ग्रो करती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलती है। क्या होती है इसके अंदर, क्या होता है, दैट इज अ ऑफस्पेट। और ये कहाँ हमें देखने को मिलती है, अगर हम आइकॉर्निया और वाटर हाइसिंथ की बात करें, दैट इज अ स्टैग्नेंट स्टैंडिंग फ्रेश वाटर। स्टैग्नेंट मतलब खड़े हुए पानी देखने को मिलती है, खड़े हुए पानी में, स्टैंडिंग वाटर में, ठीक है। वाटर हाइसिंथ होता है
जो कि बहुत ज्यादा इन्वेसिव वीड थी, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही थी। कहाँ पे? स्टैंडिंग वाटर में, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका काम क्या था? ये ऑक्सीजन को निकाल देती थी पानी से, जिसकी वजह से बहुत सारी फिशेस की डेथ हो जाती थी। इसीलिए इसे हम टेरर ऑफ बंगाल कहते थे, किसे? वाटर हाइसिंथ को, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके अंदर वेजिटेटिव कौन सी प्रोडक्शन देखने को मिलती थी, दैट इज ऑफस्पेट देखने को मिलती थी, जो कि बहुत ही थोड़े टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा फिनोमिनल रेट और पूरे पानी के अंदर स्प्रेड कर दी गई थी, जिसकी वजह से इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था इससे बच पाना, ठीक है। सो अगर हम बात करें पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर और डहेलिया की, तो ये कैसे कल्टीवेट होते हैं मैंने बता दिया, डहेलिया के अंदर रूट्स वगैरह देखी जाती है, ठीक है। सो अगर हम बात करें, बहुत छोटे छोटे जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो बर्ड से निकल के आते हैं, जिन्हें हम आइस कहते हैं, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है? पोटैटो के अंदर। वो क्या होता है? दैट इज अ पोटैटो ट्यूबर। वेयर एज अगर हम राइजोम की बात करें तो वो हमें बनाना और जिंजर में देखने को मिलता है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, दे इनवेरिएबली जो होते हैं बहुत सारे नोड से भी अराइज होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक मॉडिफाइड स्टेम में प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये जो नोड्स होते हैं कमिंग इन कांटेक्ट विद अ डैम्प सॉइल, ये नोड्स इसके बाद क्या करते हैं? एक डैम्प सॉइल या वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है और वहां से ये क्या करते हैं? एक नया प्लांट को प्रोड्यूस कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम एडवेंटिशियस बर्ड की बात करें तो ये कहाँ से देखने को मिलती है? एक नॉचेस से, मतलब जो लीफ की मार्जिन होते हैं वहां पे एक नॉच लाइक प्रेजेंट होता है, वहां से ये एडवेंटिशियस बर्ड अराइज होती है। कहाँ देखने को मिलती है? इन ब्रायोफिलम में, ठीक है। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट asexual reproduction. Asexual as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the plants. So अगर asexual और sexual mode की बात करें तो दोनों के दोनों higher plants के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें sexual reproduction देखने को मिलती है। So this is all about asexual reproduction. यहाँ से अब हम sexual reproduction start कर रहे हैं। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि इसमें मेल और गैमीट्स मिलते भी हैं, या तो वो सेम इंडिविजुअल से मिल सकते हैं या फिर वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल से मिल सकते हैं, और उस गैमीट्स के फ्यूजन को, ताकि वो जाइगोट बना सके, और वो जाइगोट बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है? फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमीट जो है वो मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग बनता है, जो कि क्या होते हैं? दैट दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्लोन्स नहीं बनते, इनके अंदर कोई ना कोई वेरिएशन देखने को मिलता है। किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन, कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्यूजन होता है, ठीक है, फ्यूजन होता है गैमीट्स का। और गैमीट्स जो है अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के देखने को मिले, अलग अलग पेरेंट से लिए हमने, तो कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आएगा ही ना, ठीक है। सो अगर हम इसमें आगे बात करें, अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई जो होते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। किसमें? मॉर्फोलॉजी, देखने में भी डिफरेंट होते हैं, अंदर के स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंट होते हैं, उनकी फिजियोलॉजी भी डिफरेंट होती है। तो इसमें बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारा क्या होता है, ये अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने को मिल रहा है तो दैट इज लीड्स टू अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सर्टेन एज तक पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और मैच्योरिटी होने लगती है अपनी लाइफ के अंदर, बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, तो उस पीरियड को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फेजेस की बात की गई है। यहाँ पे 3 तरीके के फेजेस होते हैं, ठीक है। एक होता है दैट इज अ जुवेनाइल, ठीक है, दूसरा होता है दैट इज अ रिप्रोडक्टिव, और तीसरा होता है दैट इज अ सेनेसेंट, ठीक है। ये जो जुवेनाइल फेज होता है जिसमें हमारी मतलब ग्रोथ और मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ग्रोथ और मैच्योरिटी ही आ रही है, ठीक है, उसे हम जुवेनाइल कहते हैं। इसी जुवेनाइल को जब ये प्लांट्स के अंदर होता है, मतलब फ्लावर नहीं आए हैं, सिर्फ लीफ पत्तियां आ रही हैं, प्लांट बड़ा हो रहा है, फ्लावर्स नहीं आए हैं, तो प्लांट्स में इसी कंडीशन को क्या कह देते हैं? दैट इज अ वेजिटेटिव फेज, ठीक है। रिप्रोडक्शन अगर फेज की बात करें तो इसमें मैच्योरेशन होता है,
ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावरिंग होती है, ठीक है। सेनेसेंट की बात करें तो एजिंग होती है, धीरे धीरे करके सेल्स जो होती है वो मरने लगती हैं और अल्टीमेटली क्या होती है, डेथ हो जाती है, तो इसे हम सेनेसेंट फेज कहते हैं। 3 फेज होते हैं बता दिया। अगर हम जुवलाइन फेज की बात करें, सारे ऑर्गेनिज्म जब एक सर्टेन एज तक पहुंच जाए जहां पर वो ग्रोथ और मेच्योरिटी ही करे अपनी पूरी लाइफ में, बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने से पहले, तो उस फेज को हम क्या कहते हैं, जुवलाइन फेज कहते हैं। उसी फेज को हम वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं अगर वो प्लांट्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फेज होता है इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग देखने को मिलती है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक लाइफ स्पैन होता है। जैसे हमारा जुवलाइन या वेजिटेटिव फेज खत्म होता है, वैसे ही हमारा रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो जाता है, जो कि हमें हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। जब प्लांट्स क्या देता है, फ्लावर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट वो प्लांट कौन से फेज में, अपने रिप्रोडक्टिव फेज में। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं वेयर फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस, एक से ज्यादा टाइम अगर फ्लावरिंग हो रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ पॉलीकार्पिक फेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। अगर एक से ज्यादा टाइम फ्लावरिंग हो रही है, मोर देन वंस, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ पॉलीकार्पिक। एक होती है मोनोकार्पिक, जिसमें फ्लावर जो होता है वो सिर्फ एक ही बार आता है, वंस फ्लावर, ठीक है। दूसरी होती है दैट इज अ पॉलीकार्पिक, एक से ज्यादा टाइम फ्लावर देखने को मिलता है, मैनी टाइम्स, ठीक है। अगर तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे सारे के सारे एनुअल और बाइनियल प्लांट्स, ठीक है। पॉलीकार्पिक के अंदर क्या होते हैं, दैट इज ज्यादातर मोस्ट पेरिनियल प्लांट्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ पॉलीकार्पिक एंड मोनोकार्पिक, ठीक है। सो अगर हम देख रहे हैं कि एनुअल प्लांट्स कैसे होते हैं, क्योंकि मैंने वहां एग्जांपल तो दिखा दिया, तो एनुअल प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो वो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल जो है वो सिर्फ एक ही ग्रोइंग सीजन में, वन सीजन के अंदर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन से आ जाएंगे एग्जाम्पल, एक सीजन के अंदर पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, दैट इज सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स हैं हमारे, व्हीट, मेज, राई, ये सारे के सारे क्या अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं। वेयर एज अगर हम बाइनियल की बात करें तो इसमें क्या होता है, लाइफ साइकिल जो होती है वो कब कंप्लीट होती है, दैट इज कंप्लीटेड इन 2 सीजन, 2 सीजन लगते हैं। मतलब फरवरी में अगर ग्रो किया तो फरवरी में ही आके प्लांट जो है कट होगा, मतलब एक सीजन में वो अपनी पूरी प्लांट्स, लीव्स वगैरह सब देखने को मिलती है, और सेकंड सीजन में क्या होता है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आता है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, दैट इज अ कुकुम्बर और लेटिस। सो दिस इज अबाउट अ बाइनियल। अगर वेयर एज हम बात करें पेरिनियल की, ठीक है, पेरिनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनका फेज जो है बहुत सालों तक चलता है, मैनी ईयर्स तक। एग्जाम्पल मैंगो या फीकस की सारी स्पीशीज, फीकस में क्या आ जाते हैं, दैट इज अ बनियन ट्री आता है और हमारा पीपल ट्री आता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अ पेरिनियल प्लांट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 तरीके के बताए। पहला होता है एनुअल प्लांट जो अपनी सिर्फ एक ही ग्रोइंग सीजन में, एक ही सीजन में पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। बाइनियल जो होते हैं वो अपनी दो सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। और पेरिनियल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिन्हें बहुत साल लग जाते हैं, जैसे मैंगो या फीकस की स्पीशीज बनियन और पीपल, ठीक है। यही सारा गिवन है, तो इसे रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, डू देयर फ्लावरिंग, डू देयर, तो अगर अपने आसपास हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि सबके अंदर फ्लावरिंग जो है वो एक ही टाइम पीरियड के अंदर हो रही है, ठीक है। अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट की बात करें, जैसे मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, ये भी सीजनल होती है, ठीक है। उसी तरीके के बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि पूरे साल फ्लावरिंग करते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सीजनली फ्लावरिंग करते हैं। सो ऐसे प्लांट जो कि एनुअल और बाइनियल टाइप्स होते हैं, एनुअल मतलब अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट कर देंगे, बाइनियल मतलब जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं, उनके अंदर हमें वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज जो है
बहुत ज्यादा क्लियर कट देखने को मिलते हैं, मतलब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वेयर एज पेरिनियल स्पीशीज जो बहुत टाइम तक चलते ही चले जा रहे हैं, मैनी ईयर्स तक उनकी लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं हो रही, तो ऐसे के अंदर हमें फेजेस को क्लियरली डिफाइन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट जो होते हैं उनके अंदर जो फ्लावरिंग फिनोमिना है वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल होते हैं। जैसे अगर हम बैम्बू स्पीशीज की बात करें तो पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावर देता है, ठीक है, जबकि उसकी पूरी बैम्बू ट्री की अगर बात करें तो उसका लाइफ स्पैन 50 से 100 ईयर तक होता है, लेकिन सिर्फ एक ही टाइम फ्लावर देता है, ठीक है, और प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। अगर उसी जगह हम अपने दूसरे प्लांट की बात करें, दैट इज अ स्ट्रॉबिलैंथस क्विंथियाई जो होता है, दैट इज अ नीला कुरंजी, वो पूरे कब फ्लावर करता है, 12 साल में सिर्फ एक बार, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अ एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल फ्रूट्स, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी होते हैं उनके अंदर भी हमें जुबलाइन फेज देखने को मिलता है। जुबलाइन फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, तो जैसे जैसे मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे उसी को हम जुबलाइन फेज कर देंगे। जुबलाइन फेज के बाद उनके अंदर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर देखने को मिलेगा, और उस रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो भी सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग ड्यूरेशन होती है, और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद कौन सा आ जाता है, दैट इज अ सेनेसेंट फेज आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखने को मिलेगी। अगर हम ऑस्ट्रस साइकिल की बात करते हैं तो ये हमें नॉन प्रीमेट एनिमल्स में देखने को मिलती है, लाइक काउ, शिप, रैट, डियर्स, डॉग, टाइगर, जिसमें साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, उसे हम ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। वेयर एज अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, सॉरी, तो वो हमें प्रीमेट्स में देखने को मिलती है। प्रीमेट्स कौन से होते हैं, दैट इज मंकी, एप्स और ह्यूमन। बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल एंड वाइल्ड कंडीशन, जो ऐसी साइकिल को एग्जिबिट करते हैं जो कि सिर्फ फेवरेबल सीजन में ही रिप्रोडक्टिव फेज शो करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज अ सीजनल ब्रीडर्स। मतलब ऐसे एनिमल्स, ऐसे मैमल्स जो सिर्फ किसी एक फेवरेबल सीजन में ही रिप्रोडक्टिव फेज शो करेंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट दे आर सीजनल ब्रीडर। बहुत सारे ऐसे भी मैमल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव फेज जो है उनका थ्रू आउट देयर लाइफ ही एक्टिव रहता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट दे आर कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट यहाँ पे जो गिवन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस। जैसे रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगा वैसे ही सेनेसेंस या ओल्ड एज आ जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि स्लोइंग डाउन ऑफ अ मेटाबॉलिज्म, धीरे धीरे सारे फंक्शंस जो होते हैं बॉडी के स्लो डाउन होते रहते हैं, और ये लाइफ स्पैन का लास्ट फेज है, ठीक है। ओल्ड एज जो होती है बाद में अल्टीमेटली किससे लीड हो जाती है, दैट इज लीड्स टू अ डेथ। बहुत अगर दोनों प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो दोनों के अंदर हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज अ ट्रांजिशन बिटवीन दीज थ्री फेजेस। तीनों फेजेस के अंदर हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब इन हार्मोन्स का आपस में इंटरेक्शन होता है और इनके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होता है वो रेगुलेट होता है, और जो भी बिहेवियरल एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, जो भी हमें बिहेवियरल एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, दैट इज आल्सो रिलेटेड विद हार्मोन एंड देयर इन्वायरमेंटल फैक्टर से ही रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें हमें 3 इवेंट्स देखने को मिलेंगे, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। अगर हम तीनों इवेंट्स की बात करें तो ये सारे के सारे इवेंट्स जो होते हैं इलेबोरेट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इसी सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है, उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलेंगे तो उसी को हम फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन कहेंगे। उस फ्यूजन के बाद फॉर्मेशन होने लगती है जाइगोट और एम्ब्रियोसिस की, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 फेजेस आते हैं, ठीक है। पहला होता है दैट इज अ गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमीट्स का बनना। दूसरा होता है दैट इज गैमीट्स का ट्रांसफर होना, ठीक है। सो अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं कि गैमीट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, देखो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो गैमीट जो है वो 2 तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। माइटोसिस से भी बन सकते हैं
और मियोसिस से भी बन सकते हैं। ठीक है, हमने सेल साइकिल में पढ़ा था माइटोसिस क्या होता है, दैट इज अ n नंबर ऑफ डिवीजन, n, मियोसिस में 2n। ठीक है, सो मियोसिस में क्या देखने को मिलता है, जब हमारा पेरेंट क्या है, डिप्लॉयड है, मतलब पेरेंट क्या है, 2n है, पेरेंट से जब गैमीट्स बनेंगे तो कौन सी कंडीशन आएगी, दैट इज अ मियोसिस। ठीक है, अगर हमारा जो पेरेंट है वही हैप्लॉयड है, दैट इज अ n, तो क्या होगी, दैट इज अ माइटोसिस होगी, और फिर गैमीट जो है वो भी क्या बनेगा, दैट इज अ n नंबर। ठीक है, सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल के आया है कि जो गैमीट्स होते हैं दैट दे आर हैप्लॉयड, हमेशा के हमेशा क्या होते हैं, हमेशा ही हैप्लॉयड होते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे पेरेंट डिप्लॉयड हो चाहे पेरेंट हैप्लॉयड हो, दोनों कंडीशन में हमेशा गैमीट्स क्या रहेंगे, दैट इज अ हैप्लॉयड। ठीक है, सो गैमेटोजेनेसिस रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स के बनने को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, चाहे वो गैमीट्स मेल में बने चाहे वो गैमीट्स फीमेल में बने। ठीक है, गैमीट्स क्या होते हैं, हमेशा के हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पेरेंट बॉडी जो है वो n है, तब भी गैमीट n ही बने। यहाँ पे पेरेंट बॉडी जो है 2n है, दैट इज अ डिप्लॉयड, तो भी गैमीट क्या बने, n बने। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एल्गी होते हैं जिसमें गैमीट जो है वो एक ही जैसे देखने को होते हैं। ठीक है, उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, बहुत ज्यादा सिमिलर होती है, तो हम उसमें यही नहीं बता सकते कि कौन सा मेल गैमीट है कौन सा फीमेल गैमीट है। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ देखने को मिला। ठीक है, आइसोगैमीट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, दैट इज इन क्लेडोफोरा। ठीक है, वेयर एज अगर हम बी और सी की बात करें तो ये बी में क्या देखने को मिल रहा है, हेट्रोगैमीट्स देखने को मिल रहे हैं, फ्यूकस में देखने को मिलते हैं, और ये जो हेट्रोगैमीट्स हैं ये किसके हैं, ह्यूमंस के। तो दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, दैट इज अ आइसोगैमीट कंडीशन हो सकती है और हेट्रोगैमीट। हेट्रोगैमीट मतलब जिसमें हम इजीली डिफरेंशिएट कर सके। तो आइसोगैमीट्स की अगर हम बात करें तो उसका एग्जांपल हो जाएगा, अगर हम आइसोगैमीट्स की बात करते हैं दैट इज अ क्लेडोफोरा। ठीक है, क्या होता है, दैट इज अ क्लेडोफोरा। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में भी आइसोगैमीट्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूलोथ्रिक्स, इन सब में क्या होता है, आइसोगैमीट सिमिलर। ये क्लास 11th के एग्जांपल है। अगर हेट्रोगैमीट्स की बात करें तो हमारे इसमें आ जाते हैं एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमंस, ह्यूमंस भी आ जाते हैं, स्पर्म्स और ओवम अलग अलग होते हैं ना। ठीक है, सो दिस इज अबाउट गैमीट्स। आइसोगैमीट जो होते हैं एक जैसे साइज के, दैट इज सिमिलर साइज, वेयर एज हेट्रोगैमीट जो होते हैं दैट इज डिससिमिलर, साइज ही सिमिलर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उन्हीं को जो आइसोगैमीट्स होते हैं, मतलब जिनका साइज एक जैसा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज अ होमोगैमीट्स। हेट्रोगैमीट्स वो होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखने में भी अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, और उसमें जब अलग अलग दिखते हैं तो मेल गैमीट्स को एंथीरोजाइड या स्पर्म कहते हैं, वेयर एज फीमेल गैमीट को एग या ओवम कहते हैं। ठीक है, अगर हम सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गैमीट्स का फ्यूजन होता है अलग अलग इंडिविजुअल का। तो जो प्लांट्स होते हैं ऐसा हो सकता है कि उसमें मेल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एक चीज याद रख लो, दैट इज बायसेक्सुअल। ठीक है, बायसेक्सुअल, होमोथैलस, और एक और चीज होती है, बायसेक्सुअल, होमोथैलस और मोनेशियस। ये तीनों जो नाम है ये एक ही नाम है। ठीक है, वेयर एज ये सेम है तीनों। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही में प्रेजेंट होंगे, सेम में प्रेजेंट होंगे, सेम। वेयर एज अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल, यूनि मीन्स अलग अलग। ठीक है, हेट्रोथैलस, हेट्रो मीन्स अलग अलग। ठीक है, और डाइशियस मतलब दो अलग अलग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये तीनों कंडीशन क्या होती है, ये तीनों कंडीशन क्या होती है, दैट इज सेम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन टर्म्स लिखे हैं उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो इनको याद कर लो कि बायसेक्सुअल बोलो, होमोथैलस बोलो, मोनेशियस बोलो, एक ही बात है। यूनिसेक्सुअल बोलो, हेट्रोथैलस बोलो, डाइशियस बोलो, एक ही बात है। ठीक है, सो अगर प्लांट्स मेल और फीमेल एक ही में प्रेजेंट है तो उसे हम बायसेक्सुअल करेंगे, अगर अलग अलग में प्रेजेंट है तो यूनिसेक्सुअल कहेंगे। बहुत सारे फंजाई और प्लांट्स ऐसे होते हैं वो होमोथैलिक होते हैं। ठीक है, होमोथैलिक माने मोनेशियस,
मतलब कौन सी कंडीशन डिनोट करते हैं, दैट इज अ बाइसेक्सुअल कंडीशन। देखो तीनों टर्म एक साथ हो गए, दैट इज बाइसेक्सुअल, होमोथैलेस और मोनेशियस। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हेट्रोथैलिक होते हैं, डायशियस होते हैं, और किसको डिस्क्राइब करते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन को, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ हमें मेल फ्लावर देखने को मिलेगा, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग, यूनि मीन्स अलग अलग, सिर्फ मेल ही फ्लावर प्रेजेंट है तो उसे स्टेमिनेट कहेंगे। स्टेमिनेट मतलब सिर्फ उसके अंदर स्टेमन प्रेजेंट है। सिर्फ अगर फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट है दैट इज अ पिस्टलेट, तो उससे जिसमें पिस्टल्स ही प्रेजेंट है। तो बहुत सारे ऐसे मेल और फीमेल फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है, मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, जो कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, दैट इज मोनेशियस कंडीशन, ठीक है। और सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल, या फिर उसे क्या कहेंगे, डायशियस कंडीशन। तो बहुत सारे ऐसे मोनेशियस प्लांट्स हैं जिसमें एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या क्या होते हैं, दैट इज अ कुकुरबिट्स, कोकोनट। और डायशियस प्लांट की बात करें तो क्या आ जाएगा, दैट इज अ पपाया एंड डेट पाम, ठीक है। क्या आ जाएगा, दैट इज अ पपाया एंड अ डेट पाम। अगर वहीं पे अगर हम बात करें, आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज आइदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल होते हैं, या बोथ आर रिप्रोडक्टिव बाइसेक्सुअल होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं दैट इज, अगर हम स्पंजेस, टेपवर्म और लीच की बात करें, जो कि बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, मेल भी प्रेजेंट होता है, फीमेल भी होता है, उन्हीं को हम हर्मोफ्रोडाइट भी कहते हैं। वेयर एज अगर हम कॉकरोच की बात करें तो वो यूनिसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल कॉकरोच अलग अलग होता है ना, ठीक है। तो अगर हम गैमीट फॉर्मेशन की बात करें, सेल डिवीजन के अंदर जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो गैमीट्स इन ऑल हेट्रोथेरिक स्पीशीज दो तरीके के होते हैं, मेल और फीमेल। गैमीट्स क्या होते हैं, हमेशा हेप्लॉइड होते हैं, चाहे उनकी पेरेंट बॉडी हेप्लॉइड हो, चाहे उनकी पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड हो, ठीक है। अगर हेप्लॉइड पेरेंट बॉडी है तो उसमें गैमीट्स का प्रोडक्शन किससे होगा, माइटोटिक डिवीजन से होगा, मैं बता चुकी हूँ। वेयर एज बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, जिनमें प्लांट बॉडी क्या होती है, हेप्लॉइड होती है, ठीक है। बट अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो इसमें जो प्लांट बॉडी होती है, पेरेंट प्लांट, पेरेंट्स क्या होते हैं, दैट दे आर डिप्लॉइड। तो अगर हमारे पेरेंट्स डिप्लॉइड हैं तो उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, एक रिडक्शनल डिवीजन, और जैसी मियोसिस होगी वैसी क्या दे देगी, एक हिप्लॉइड गैमेट दे देगी, ठीक है। वहीं अगर हम हिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके अंदर एक स्पेशल तरीके की सेल्स होती है जिन्हें हम मियोसाइट्स कहते हैं। मियोसाइट्स क्या होती है, दैट इज अ गैमीट मदर सेल, ठीक है। वो किस में जाएंगी, मियोसिस में जाएंगी, और जैसी मियोसिस एंड होंगी, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमीट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मैं बार बार चीज बता रही हूँ, अगर हमारे पेरेंट जो है दैट इज एन, मतलब पेरेंट कैसे है, दैट इज हैप्लॉइड, तो इन हैप्लॉइड पेरेंट्स के अंदर क्या होगी, दैट इज माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने के बाद जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एन बनेंगे। इस माइटोसिस को हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ये सब हम सेल साइकिल में पढ़ चुके हैं। वेयर एज अगर हमारे जो पेरेंट है वो कैसे है, दैट इज 2n, ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम डिप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। इसी में हमारी क्या प्रेजेंट होती है, दैट इज कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, मियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो मियोसाइट्स होती है इनके अंदर क्या होता है, दैट इज मियोसिस होगा, मियोसिस। इस मियोसिस के बाद जो गैमीट्स बनेंगे वो गैमीट्स क्या होते हैं, दैट इज एन नंबर, ठीक है। और ये जो मियोसिस होती है दैट इज अ रिडक्शनल, क्यों, क्योंकि रिडक्शनल क्यों बोल रहे हैं, 2n से n में चला गया ना, तो रिडक्शन हो गया ना, कम हो गया ना, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये गिवन है। यहाँ पे ये कुछ हमें एग्जांपल्स गिवन है, दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। यहाँ पे मैंने इनके नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम नाम के साथ साथ पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो हम अगर देख लेते हैं, इनकी बात देखें तो पहला जो एग्जाम्पल है दैट इज अ, ये क्या शो कर रहा है, दैट इज अ बाइसेक्सुअल हर्मोफ्रोडाइट, ठीक है। क्या शो कर रहा है, दैट इज अ अर्थवॉर्म। वेयर एज अगर हम बी की बात करें, यहाँ पे ये जो बी डायग्राम गिवन है, ये क्या गिवन है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल माने डायोशियस, ठीक है, डायोशियस आ गया। और ये किसका एग्जांपल है, क्या दिख रहा है, कौन सा एनिमल दिख रहा है, दैट इज अ कॉकरोच, ठीक है। सी की अगर डायग्राम की बात करें तो ये हमें कारा दिख रहा है, ये क्या होता है, दैट इज अ मोनेशियस। मोनेशियस का क्या मतलब होता है, फीमेल और मेल दोनों एक ही में प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर ओवोनियम की बात करें तो ये ऊपर प्रेजेंट होता है, अपर में।
अगर एंथ्रीडियम की बात करें मेल सेक्स ऑर्गन की, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज लोअर पार्ट में, ठीक है। वेयर एज अगर हम इसी कारा की बात कर ही रहे हैं जब, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसमें एक नोक्यूल और ग्लोब्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक जस्ट अ सेकेंड, क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ नोक्यूल एंड ग्लोब्यूल। सो अगर ऊगोनियम में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज नोक्यूल, ठीक है। वेयर एज अगर हम एंथ्रीडियम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज अ ग्लोब्यूल, ठीक है। जो हमारा ये डी डायग्राम पे ये क्या शो कर रहा है, दैट इज अ मर्चेंटिया ब्रायोफाइटा, ठीक है, ये क्या होता है, दैट इज अ डायेशियस, ठीक है। और ये हमारा क्या कौन सा फ्लावर है, देखो इसमें स्टेमन भी प्रेजेंट है, कार्बल भी, मतलब मेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल वाला पार्ट भी, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। और यहाँ पे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर दे रखा है एनसीईआरटी के हिसाब से, यहाँ पे किसका नाम दे रखा है, दैट इज अ स्वीट पोटैटो का, ठीक है, ये स्वीट पोटैटो का फ्लावर दे रखा है। सो दिस इज ऑल डायग्राम दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, ठीक है, मियोसाइट के बारे में दिया था ना कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ गैमीट्स के नंबर दे रखे हैं। तो अगर हम हाउस फ्लाई की बात करें तो मियोसाइट में डबल होंगे और गैमीट्स में हाफ हो जाएंगे। हाउस फ्लाई में कितने हो जाएंगे, दैट इज अ 6। रैट में अगर यहाँ पे 21 है तो यहाँ 42 डबल हो जाएगा, 78 का हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज इन 39। 19 के अगर डबल की बात करें तो 19 का डबल कितना हो जाएगा, दैट इज अ 38। 8 का हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज अ 4। 630 का हाफ, 630 की डिप्लॉयड क्या हो जाएगा, 1260। 34 का हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज 117। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 12 है तो 12 2 जा 24, 20 का हाफ 10, यहाँ 24 है तो 24 2 जा 42, इसका हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज अ 160, ठीक है, सॉरी 160 नहीं होगा यहाँ, ये होगा दैट इज अ 190। और 8 का डबल कितना हो जाएगा, दैट इज अ 16, ठीक है। अगर हम गैमीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो अगर हम गैमीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो गैमीट ट्रांसफर अगर देखें, गैमीट ट्रांसफर अगर देखें तो गैमीट ट्रांसफर एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा तीनों में कैसा होता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर की हेल्प से होता है, हेल्प ऑफ वाटर, वाटर की हेल्प से होता है। वेयर एज एंजियो एंड जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, गैमीट का, गैमीट कैसे ट्रांसफर होता है, पॉलन ट्यूब से, ठीक है। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट जो होते हैं मस्ट बी फिजियोलॉजिकली आपस में एक दूसरे के पास लेके आते हैं ताकि उनका फ्यूजन हो सके। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेल गैमीट क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और फीमेल गैमीट जो होते हैं स्टेशनरी, अपनी जगह पे रहते हैं। एक्सेप्शन आर वेरी फ्यू। फंजाई और एल्गी में क्या होते हैं, दोनों के दोनों गैमीट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब चलते रहते हैं। यहाँ पे अगर जब चलते रहते हैं तो यहाँ पे किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी जिससे मेल गैमीट क्या होगा, मूव करेगा। बहुत सारे ऐसे सिंपलर प्लांट्स है लाइक एल्गी, जिसमें हम ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। देखो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि गैमीट का ट्रांसफर हो सके, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमीट। बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि मेल गैमीट्स जो होते हैं वो फीमेल गैमीट्स के पास नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमीट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, ताकि इतना ज्यादा लॉस ना हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंच ही नहीं पाते, तो इसलिए मेल गैमीट को ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है 1000 टर्म्स में एज कंपेयर टू फीमेल गैमीट्स। अगर हम सीड प्लांट की बात करें तो वहां पे पॉलन ग्रेन जो होता है वो कैरियर की तरह काम करता है मेल गैमीट का, और ओव्यूल के पास एग होता है। तो पॉलन ग्रेन जो होता है कहाँ प्रोड्यूस होता है, एंथर में, जो कि कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, स्टिग्मा में होता है, बिफोर इट लीड टू बी अ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दैट इज अ फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमीट। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट जैसे पी होते हैं, वहां पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा में, क्योंकि वो आपस में जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो इतने ज्यादा पास होते हैं एक दूसरे से, तो वहां पे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो शेड होने लगते हैं, ठीक है। कहाँ पे शेड होंगे, स्टिग्मा के ऊपर। क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स में क्या होता है,
क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स में क्या होता है, जिसमें हम डायोशियस प्लांट्स लेते हैं, उसमें कुछ स्पेशलाइज इवेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, जहां पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के पास। तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ जर्मिनेट होंगे, स्टिग्मा के ऊपर, बार बार ये बात आ रही है। फिर वहां से पॉलन ट्यूब की हेल्प से, देखो मैंने लिखा है एंजियोज और जिम्नोस्पर्म्स में गैमीट का ट्रांसफर कैसा होता है, दैट इज पॉलन ट्यूब से होता है। तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब जो होंगे वो मेल गैमीट को कैरी करेंगे, ओव्यूल के पास लेके आएंगे, फिर इसके बाद मेल गैमीट्स को डिस्चार्ज कर देंगे एग के पास। डायोशियस एनिमल, सिंस मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल में फॉर्म्स होते हैं, सो द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व सम स्पेशल मैकेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व करना पड़ा ताकि गैमीट का ट्रांसफर हो सके, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ द गैमीट इज एसेंशियल एंड मोस्ट क्रूशियल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रूशियल इवेंट कौन सा है, दैट इज अ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जहां पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है, किसका, डिप्लॉइड जाइगोट का, उसी को हम सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी जो होते हैं दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ठीक है। उसी तरीके से एक पार्थिनोजेनेसिस भी होती है। पार्थिनोजेनेसिस कहाँ देखने को मिलती है, दैट इज ऐसे ऑर्गेनिज्म लाइक रूटीफर्स, हनी बी और बहुत सारी ऐसी लिजार्ड या बर्ड्स में जहाँ पे फीमेल ही गैमीट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब और बिना फर्टिलाइजेशन के ही ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप हो जाता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म, कौन से गैमीट की वजह से, फीमेल गैमीट की वजह से, याद रखना। तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दैट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। सो अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके की होती है। एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दैट इज अ एक्सटर्नल, और एक होती है दैट इज इंटरनल, ठीक है। इंटरनल में क्या आती है हमारी, एक्सटर्नल में क्या आते हैं हमारे, एल्गी आते हैं ज्यादातर, ठीक है। इंटरनल में क्या होते हैं, दैट इज ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो, ठीक है। ये तीनों की तीनों इंटरनल कहाँ देखने को मिलेगी, इनसाइड कहाँ देखने को मिलती है फर्टिलाइजेशन, आर्किगोनियम में, ठीक है। वेयर एज अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में कहाँ देखने को मिलती है, इनसाइड एम्ब्रॉय सैक, यहां पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। याद रखना, इसीलिए मैं ये सारा अलग अलग से लिखवा रही हूँ। तो सिनगैमी कैसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे मेजॉरिटी ऑफ एल्गी और फिशेज होती हैं, एम्फीबियंस होती हैं, जिनमें सिनगैमी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होती है, मतलब वाटर में, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट करते हैं उनके बीच में सिंक्रोनॉनी होनी बहुत जरूरी है, ताकि वो लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स रिलीज कर सके। कौन सी सराउंडिंग में, सराउंडिंग कौन सी सराउंडिंग में, वाटर के अंदर, ताकि सिनगैमी के चांसेस जो है वो बढ़ सके। बहुत सारी फिशेज और फ्रॉग्स भी हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है कि दैट दे आर वनरेबल टू प्रीडेटर, प्रीडेटर उन्हें इजीली देख सकते हैं और उन्हें खा सकते हैं, तो उनका जो सर्वाइवल है बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग होता है। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंजाई और हायर एनिमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, जिसमें सिनगैमी जो है वो बॉडी के अंदर होती है, जिसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या होता है, उसके अंदर एग जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर रहता है, मेल गैमीट आता है और फ्यूज कर जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट करते हैं। तो मेल गैमीट इस कंडीशन में क्या होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल गैमीट जो होता है वो अपनी जगह रहता है, वहां आके फ्यूज करता है। इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ताकि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस। जो स्पर्म्स जो होते हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट्स, ठीक है। अगर हम सीड प्लांट की बात करें तो उसमें नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है। मेल गैमेट कैसा होता है, नॉन मोटाइल, मतलब अपनी जगह रहता है, एंड दैट इज कैरिड आउट बाय अ फीमेल गैमेट। तो वहां पे कौन कैरी करता है, फीमेल गैमेट कैरी करती है विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब्स, ठीक है।
ज्यादातर मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी है सीड प्लांट की जहां पे मेल गैमेट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, मतलब अपनी जगह स्टेशनरी ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें दैट इज आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या सा इवेंट होता है, इसमें जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। मतलब क्या होता है, सिनगैमी हो जाने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का। ठीक है, फ्यूजन हो गया मेल एंड फीमेल का। ठीक है, जब ये फ्यूजन हो गया तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। उसी जाइगोट के बारे में दिया हुआ है। जाइगोट कैसा होता है, ये मेल क्या होता है, दैट इज अ एन नंबर, फीमेल क्या होती है, दैट इज अ एन नंबर। तो जाइगोट कौन सा होगा, दैट इज अ 2n नंबर। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज डिप्लॉयड। जाइगोट बनता है जो कि कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। दैट इज अ यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन सब के अंदर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, उसमें भी जाइगोट बनता है, लेकिन कहाँ बनेगा, पानी के अंदर। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं उनके अंदर जाइगोट कैसे बनता है, दैट इज इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। जब ये जाइगोट जो होता है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि कैसी लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म की और उसका इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, इस पे डिपेंड करता है जाइगोट की डेवलपमेंट होना। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई और एल्गी जो होते हैं उसमें जो जाइगोट होता है उनके पास एक थिक वॉल होती है और रेजिस्टेंट होते हैं, ताकि उसके अंदर कोई भी डेसिसेशन ना हो सके, मतलब डिस्ट्रॉय ना हो सके और डैमेज ना हो सके। है, इट अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट, थोड़े टाइम के लिए वो रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन होने से पहले। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, तो उसमें क्या होता है, जाइगोट जो होता है वो मियोसिस की हेल्प से डिवाइड करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं और इसके बाद हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में ग्रो करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो जाइगोट है वो एक वाइटल लिंक है, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज का। अगर स्पीशीज एक के बाद कंटिन्यू हो रही हैं तो उसमें जो जाइगोट होता है दैट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जाइगोट जो है दैट इज अ लिंक जो इंश्योर करता है कि स्पीशीज की कंटिन्यूटी हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, सो एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ह्यूमंस को लेके बिगिन देयर लाइफ साइकिल एज अ सिंगल सेल जाइगोट। वो अपनी सारी की सारी लाइफ साइकिल किससे शुरू करते हैं, जाइगोट की हेल्प से शुरू करते हैं। ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज अ एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जाइगोट फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रॉय बनता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम द जाइगोट। ठीक है, अगर जाइगोट जो है वो माइटोसिस के अंदर गया, सेल डिफरेंशिएशन के अंदर गया, तो सेल डिवीजन जो होती है वो अपना नंबर क्या कर देती है, नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं इंक्रीज होने लगते हैं इन डेवलपिंग एम्ब्रॉय। फिर इसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होने लगेगी जो हेल्प करेगी ग्रुप ऑफ सेल्स को, ताकि वो एक सर्टेन मॉडिफिकेशन में जा सके, स्पेशल टिश्यूज और ऑर्गन्स बना सके, ताकि ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सके। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो ओविपेरस और विविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब समझते हो, दैट इज किस पे डिपेंड करते हैं, वेदर द डेवलपमेंट, जो जाइगोट की डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर हुई है या फीमेल पेरेंट के इनसाइड हुई है, मतलब बॉडी के बाहर हुई है या फिर वो फीमेल पेरेंट के अंदर हुई है। तो अगर ओविपेरस कंडीशन है, ओविपेरस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें एग्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वेदर दे ले अ फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग टू गिव अ बर्थ टू यंग वंस। सो अगर हम ओविपेरस की बात करें, जैसे रेप्टाइल और बर्ड्स, रेप्टाइल और बर्ड्स में क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उनके बाहर एक कैल्केरियस शेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और फिर उस कैल्केरियस शेल को हम ले डाउन करते हैं एक सेफ इन्वायरमेंट पे, इंक्यूबेशन का पीरियड होता है, उसके बाद उसमें से यंग वंस निकल के आते हैं, तो उसे हम ओविपेरस कहते हैं क्योंकि उसमें एग की फॉर्मेशन होती है। अगर ऑन द अदर एंड हम विविपेरस एनिमल्स की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, ज्यादातर हमारे मैमल्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं, जिसमें जो जाइगोट है वो ह्यूमन बॉडी मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। जाइगोट क्या होता है, दैट इज डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी, और एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, एक ग्रोथ होने के बाद यंग वंस आर डिलीवरीड आउट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के बाहर क्या निकलते हैं, दैट इज यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं।
तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ विविपेरिस कंडीशन, ठीक है। बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन देयर इज अ चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंगर वंस इज ग्रेटर देन इन विविपेरिस ऑर्गेनिज्म। सो विविपेरिस ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू ओविपेरिस कंडीशन, क्योंकि वहां पे एक स्पेशल तरीके की एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन होती है जिससे सर्वाइवल का चांस जो होता है वो यंग वंस का बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि ओविपेरिस में क्या होता है, जो एग लेइंग हो रखी है वो आउटसाइड द बॉडी है, मतलब इन्वायरमेंट में है, तो वो सर्वाइवल वो बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग हो सकता है प्रीडेटर के लिए, प्रीडेटर उनको ले जा सकता है। सो वहां पे सर्वाइवल के चांस कम होते हैं एज कंपेयर टू विविपेरिस। विविपेरिस में क्या होता है कि जाइगोट जो है वो बॉडी के अंदर बन रहा है, फिर उस जाइगोट के अंदर कुछ मेच्योरिटी हुई, इसके बाद ग्रोथ हुई, इसके बाद उसके अंदर से यंग वंस निकलते हैं ना, वो यंग वंस की जो डिलीवरी होती है दैट इज विविपेरिस कंडीशन। ओविपेरिस जो होती है दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग, ठीक है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है, सो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जाइगोट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन जो होते हैं फ्लावर के वो फॉल ऑफ कर जाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जैसे हुई वैसे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन जो फ्लावर के हैं वो सारे के सारे फॉल ऑफ कर जाएंगे, सिर्फ पिस्टल जो होती है वो अटैच रहती है प्लांट से। तो जब जाइगोट है वो किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रॉय के अंदर। ओव्यूल्स जो है वो किस में डेवलप हो जाएंगे, सीड के अंदर। ओवरी जो है वो फ्रूट बना लेगी, जिस ओवरी के बाहर एक थिक कवरिंग होगी फ्रूट के बाहर, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव फंक्शन की तरह काम करती है। जब भी डिस्पर्जल होता है, जो सीड होती है वो जर्मिनेट करती है एक फेवरेबल कंडीशन में, ताकि क्या प्रोड्यूस कर सके, न्यू प्लांट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। तो अगर हम बात करें जाइगोट जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज ओव्यूल, ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। जाइगोट अगर हम बात करें तो जाइगोट डेवलप हो गया किसमें, एम्ब्रॉय में, ठीक है। ओव्यूल की अगर हम बात करें तो ओव्यूल से हमारी सीड बनेगी, ठीक है। ओवरी की अगर हम बात करें तो ओवरी से हमारा फ्रूट बनेगा, और उस फ्रूट की बाहर की कवरिंग को हम क्या कहेंगे, दैट इज अ पेरिकार्प, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। यहाँ पे देखो फ्रूट शोइंग एस, अगर जो हम ये एस से दे रखे हैं ये हमारी सीड है, और ये जो हमारा पी से गिवन है दैट इज अ पेरिकार्प। देखो ये सीड है, इसके बाहर की ये पेरिकार्प प्रेजेंट है, ये सीड है, इसके बाहर की ये पेरिकार्प प्रेजेंट है, ठीक है। ओव्यूल की जो सीड होती है वो सीड कोट बना लेती है, ठीक है, ठीक है। पेरिकार्प भी समझ में आ गया। यहाँ पे ये तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि ओविपेरिस क्या होते हैं और विविपेरिस क्या होते हैं। सर्वाइवल किसका ज्यादा होता है, विविपेरिस का ज्यादा होता है, क्योंकि प्रोटेक्शन केयर इन्वायरमेंट होती है। और ओविपेरिस में क्या होती है, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एग। बनते तो इसमें भी यंग वंस है, ठीक है, एग होगा, उसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड होगा, फिर उस एग से यंग वंस निकल के आते हैं। जबकि विविपेरिस में क्या होता है, डायरेक्ट डिलीवरी होती है यंग वंस की, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में कुछ नया था, कुछ एक आधी चीजें नहीं थी, बाकी सारा क्लास 11th का ही सारा रिवीजन था। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये चैप्टर एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इसके अंदर सारा ही 11th का रिवीजन हो रखा है और कुछ नहीं है इसमें, नया कुछ इतना नहीं है। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, देन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग इन फ्लावरिंग प्लांट उसे भी डिटेल में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मैं अपना पूरा लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वंस अगेन।